हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 13 जनवरी के ऑल शिफ्ट। जी हाँ, 13 जनवरी के जो जीके जीएस से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का यहाँ पे आपको रियल एनालिसिस 100% रियल एनालिसिस देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आप अपनी जो दावेदारी है, जो कंपटीशन एग्जाम है, वह मजबूती से रख सके और जो आपने सपना देख रखा है उसे भी दोस्तों आप साकार करने में एक ये छोटा सा कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की सेशन में हमने बात करने वाले हैं 13 जनवरी में जो जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा वीडियो थोड़ा लेट आता है, लेकिन हमें जो आपको जो एग्जाम में पूछे गए 100% यहाँ पर रियल क्वेश्चन लाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। दोस्तों, बिल्कुल रियल क्वेश्चन यहाँ पे ला पाता हूँ। और दोस्तों, हम यहाँ पे 80 दोस्तों जो 4 शिफ्टों में एग्जाम हुई है 13 जनवरी की, इसमें 4 शिफ्टों के दोस्तों 20 के हिसाब से 80 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से दोस्तों आज पूरे क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं। समथिंग 50+ क्वेश्चन ही आज मैं यहाँ से एकत्रित कर पाया हूँ आप सभी के द्वारा भेजे गए क्वेश्चनों के आधार पर। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर, प्रथम शिफ्ट के प्रथम क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था यूपी का राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों, जो आपने एनालिसिस देखा होगा कल की एग्जाम का, तो उसमें पूछा गया था यूपी के सीएम से। जी हाँ, यूपी के सीएम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो दोस्तों योगी आदित्यनाथ है। आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है। आज के जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया प्रथम शिफ्ट में, वह है आनंदीबेन पटेल। जी हाँ सॉरी दोस्तों, जो आनंदीबेन पटेल है वही जो यूपी है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। इसके अलावा आपको अन्य जो स्टेट है उन सभी के दोस्तों मुख्य जो राज्यपाल है उन सभी का बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्य जो गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो आंध्र प्रदेश का गवर्नर है श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहां के राज्यपाल है बीडी मिश्रा। और असम के जो राज्यपाल की बात करें तो वह जगदीश मुखी। बिहार के हैं फागू चौहान। छत्तीसगढ़ के हैं सुश्री अनुसुईया उइके है। और गोवा के हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। जी हाँ, पीएस श्रीधरन पिल्लई गोवा के गवर्नर है। गुजरात के गवर्नर की बात की जाती है तो श्री आचार्य देवव्रत है, जो कि गुजरात के गवर्नर है। तो दोस्तों, इस प्रकार के आपको समस्त जो भी 28 स्टेट है उन सभी के राज्यपाल और दोस्तों यूटीज है उन सभी के दोस्तों जो प्रशासक होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, वह सभी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होना आरंभ हो चुका है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो दोस्तों, कल की जो एग्जाम हुई है उस शिफ्ट में पूछा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना से। आज की शिफ्ट में पूछा जा चुका है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। तो दोस्तों, जो पंचवर्षीय जो योजना से संबंधित जो टॉपिक है वह आप सभी के आगे आने वाली शिफ्टों में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन छपने वाली है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि रहती है 1956 से 61 तक। जी हाँ, और दोस्तों फर्स्ट प्लान की बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका जो समय अवधि होती है 1951 से लेकर 1956 तक। उसके बाद में सेकंड प्लान आता है दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका जो कार्यकाल होता है 1956 से 1961। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है 1961 से 1966। फिर आता है दोस्तों जो 1966 से लेकर 1969 3 वर्ष का दोस्तों प्लान हॉलिडे आता है। फिर उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना लागू होती है, जो कि 1969 से 1974 1974 तक दोस्तों इसकी समय अवधि होती है। इस प्रकार से आपको समस्त जितनी भी पंचवर्षीय योजना हो चुकी है उन सभी की समय अवधि, इस पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टॉपिक को बिल्कुल कवर करके जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसने 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। अब बात करते हैं मौर्य वंश से क्वेश्चन छप चुका है, तो आगे आने वाली शिफ्टों में और किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य जो शासन करता था वह मगध में करता था। जी हाँ, मगध में करता था जो शासन। और वर्तमान मगध दोस्तों, जो वर्तमान का बिहार और पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र आता है, इसे मगध क्षेत्र कहा जाता था। और इस मगध की दोस्तों यहाँ पे कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें, तो जो मगध की राजधानी हुआ करती थी वह पाटलिपुत्र शहर हुआ करता था। जी हाँ, पाटलिपुत्र शहर हुआ करता था। और जो ये पाटलिपुत्र शहर है ये वर्तमान में दोस्तों जो पटना, बिहार की राजधानी पटना है, इस क्षेत्र को कवर करता है। और बात करें इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की बात करें, फाउंडर की बात करते हैं, तो मौर्य जो साम्राज्य इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से दोस्तों यहाँ पे जो धनानंद है उसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी में करते हैं। और 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। फिर उसके बाद में उसके जो बिंदुसार ने शासक किया, फिर अशोक ने शासक किया, दशरथ मौर्य ने शासक किया, संप्रति ने शासक किया, सालिकुल ने शासक किया, और उसके बाद देव वर्मन ने, शत्रुधनवा ने शासन किया। और जो मौर्य साम्राज्य के दोस्तों सबसे अंतिम शासक थे वह थे बृहद्रथ। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो आगे आने वाली शिफ्टों में दोस्तों
दोस्तों यहाँ से संस्थापक से क्वेश्चन छप सकता है, बिंदुसार के कार्यकाल पूछ सकता है, अशोक का यहाँ पे शासन कार्यकाल पूछ सकता है, दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहाँ पे जो मगध की दोस्तों यहाँ पे किस एरिया को कवर करता है, इस प्रकार से समस्त जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना से 1927 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली, जी हाँ न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें जो अभी हाल ही में नियुक्त की गई है, जी हाँ पीटी उषा को, जी हाँ इसकी जो भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष की बात करते हैं तो पीटी उषा इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। और इसके साथ ही दोस्तों एक और अन्य क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव या जनरल जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वह कौन है। तो राजीव मेहता दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव कहा जाए या सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, जी हाँ सबसे कम साक्षरता बिहार की है। और अधिक की बात की जाती है तो अधिक जो दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता है केरल की है। और ओवरऑल भारत की साक्षरता की बात की जाती है तो 74.04% है जो कि भारत की ओवरऑल साक्षरता दर है। तो दोस्तों जनगणना से भी यहाँ से क्वेश्चन छप रहे हैं तो आपको जनगणना टॉपिक भी कवर करके जाना है। दोस्तों मैं हर शिफ्ट में आपको यह बताता हूं कि किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन 100% छप रहे हैं। तो दोस्तों आप उन टॉपिकों को कवर करके जाइएगा। यदि आपकी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो इन टॉपिकों को तो बिल्कुल कवर करके जाना ही है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन छपने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें 1950 संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो मौलिक अधिकार के संदर्भ में पूछा गया है कि जो 1950 में संविधान लागू होता है उस समय मौलिक अधिकार इसमें शामिल नहीं थे। मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो शामिल नहीं थे। और जो मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं वह जो भारत के संविधान के भाग 4 क में जोड़े जाते हैं, जी हाँ 4 क में जोड़े जाते हैं। कौन सा आर्टिकल जोड़ा जाता है तो आर्टिकल 51 का इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो दोस्तों यह भी पता होना चाहिए। और ये दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े जाते हैं तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 42वां संविधान संशोधन, जी हाँ 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 का 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान के भाग 4 क में आर्टिकल 51 का जोड़ा जाता है। और दोस्तों इसमें मौलिक नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसे लघु संविधान संशोधन के रूप में भी जाना जाता है, जी हाँ जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है इसे लघु संविधान संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। और जो भारत में दोस्तों जो 4 क यहाँ पे जोड़ा जाता है वह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। और दोस्तों इस 42वें संविधान संशोधन के जो 1976 में होता है इसमें ही दोस्तों भारत की प्रस्तावना में एक बार जो संशोधन हुआ है वह किया गया। और जो भारत की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडा, ये 3 शब्द जोड़े गए। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है क्योंकि यह जो मौलिक अधिकार से कर्तव्य से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं चाहे नीति निर्देशक से हो। तो यहाँ पे दोस्तों यह प्रस्तावना से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन किया गया है उसमें क्या बदलाव किया गया था। तो संविधान की प्रस्तावना में जो एकमात्र संशोधन हुआ है उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस प्रकार से 3 शब्द जोड़े गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन तो नहीं भेजे गए हैं लेकिन हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर से मुख्य जो नृत्य उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों कुद नृत्य आता है, यहाँ पे दुमहल डांस आता है, रोफ डांस आता है और यहाँ पे वुगई नाचौन आता है और भांड पत्थर आता है और बच्चा नगमा। जी हाँ ये समस्त जम्मू कश्मीर के जो लोक नृत्य है। दोस्तों जो कूद नृत्य है यह 2 प्रकार का होता है। एक कूद नृत्य इस प्रकार से लिखा जाता है, जी हाँ, और एक कूद नृत्य होता है जो कि राजस्थान में ग्रासीय जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको किसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं करना है। जो कूद नृत्य पूछा जाता है तो ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है और कूद नृत्य पूछा जाता है तो यह दोस्तों राजस्थान में जो ग्रासीय जनजाति है उसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं बस्तर विद्रोह कब होता है। तो बस्तर विद्रोह दोस्तों 1910 के अंदर, जी हाँ 1910 के अंदर बस्तर विद्रोह होता है। और दोस्तों इसमें किस कारण से यह विद्रोह होता है तो मध्य भारत में बस्तर की रियासत में दोस्तों ब्रिटिश राज के खिलाफ, जी हाँ ब्रिटिश राज के खिलाफ यह एक आदिवासी विद्रोह था। और इसे जो
दोस्तों जो बस्तर के विद्रोह का आदिवासी विद्रोह है, इसका नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व करता है गुंडाधर और लाल करेंद्र सिंह। जी हाँ, गुंडाधर और लाल करेंद्र सिंह के द्वारा 1910 में जो ब्रिटिश राज के खिलाफ बस्तर की रियासत में जो विद्रोह किया जाता है उसे आदिवासी विद्रोह या बस्तर का विद्रोह कहा जाता है और इसका नेतृत्व गुंडाधर व लाल करेंद्र सिंह ने किया था। विद्रोह का दोस्तों अन्य नाम भी है, उसे दोस्तों बुमकल का मूवमेंट भी कहा जाता है। जी हाँ, मूवमेंट ऑफ बुमकल भी इसे ही कहा जाता है। और दोस्तों बस्तर का कोई विद्रोह है, बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्ष को बचाने के लिए यह विद्रोह किया था। तो दोस्तों आपको यह फैक्ट, अन्य फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दोस्तों बात करते हैं जब हमारे यहाँ पे फेडरल ऑफ कोर्ट के इंडिया के रूप में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पहले स्थापना होती है, फिर इसको दोस्तों चेंज कर 28 जनवरी 1950 में यह वर्तमान स्वरूप में आता है। तो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से, तो 1 अक्टूबर 1937 में जो स्थापना होती है वह फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में होती है। फिर बात करते हैं वर्तमान स्वरूप में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वह वर्तमान स्वरूप सुप्रीम कोर्ट में कब आता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में दोस्तों 28 जनवरी 1950 में यह आता है। और दोस्तों बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, तो वह कौन से नंबर के हैं? तो वह 50वें नंबर के हैं और नाम है उनका धनंजय वाई चंद्रचूड़। जी हाँ, धनंजय वाई चंद्रचूड़ भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और दोस्तों ये 50वें नंबर के हमारे चीफ सीजेआई बने हैं। बात करते हैं जो मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है किंग जॉर्ज III के द्वारा होती है और 26 दिसंबर 1800 को की गई है। और बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी जो होती है 8 दिसंबर 1823 को की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? स्थिरता के साथ विकास से कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे चौथी जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था वह है स्थिरता के साथ विकास, और दूसरा इसका जो लक्ष्य रखा गया आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। और यहाँ पे साथ ही बात करते हैं जो पहली पंचवर्षीय योजना आती है 1951 में। जी हाँ, 1951 में जो पहली पंचवर्षीय योजना आती है इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था कृषि पर विकास। जी हाँ, कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए दोस्तों जो यहाँ पे उद्देश्य रखा गया था वह पहली पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में जो यहाँ पे मुख्य फोकस रखा गया है वह औद्योगिक विकास, उद्योगों के विकास पर यहाँ पे ज्यादा बल दिया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसमें अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाने पर अधिक बल दिया गया है। और चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर चुके हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि एक शिफ्ट में यहाँ से पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पंचवर्षीय योजना टॉपिक का आपको आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो कवर करके जाना ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि योजना से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना आप सभी को पता होगी, जो भारत में कोरोना काल चल रहा था उस समय दोस्तों जो रेडी पटरी वालों के लिए एक ऋण योजना भारत सरकार के द्वारा लाई जाती है और उसे दोस्तों नाम दिया गया पीएम स्वनिधि योजना। और जो 2020 में दोस्तों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह लागू की गई। इसमें दोस्तों बात करते हैं तो 1 वर्ष के लिए यहाँ पे 10,000 रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। तो यह समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2018 एशियन गेम का मोटो क्या था? तो 2018 के एशियन गेम से क्यों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2018 में एशियन गेम का मोटो था वह एनर्जी ऑफ एशिया था। जी हाँ, एनर्जी ऑफ एशिया जो मोटो है 2018 एशियन गेम्स का। फिर बात करते हैं जो 2018 में एशियन गेम्स होते हैं वह इनका आयोजन कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पालमबर्ग में दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे 46 खेल में दोस्तों 465 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। बात करते हैं जो एशियन गेम का यहाँ पे 2018 में होता है उनका उद्घाटन किसने किया था। तो जो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया है जोको विडोडो के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया जाता है। और भारत की रैंक की बात करते हैं तो भारत की रैंक है जो कि 8 नंबर पे भारत की पोजीशन आती है। भारत ने कुल 70 मेडल जीते हैं जिनमें 16 गोल्ड है और यहाँ पे 23 सिल्वर मेडल है और 31 ब्रॉन्ज मेडल है। बात करते हैं पहले नंबर पर जो चरण पदक तालिका में रहती है वह फर्स्ट नंबर पर चीन रहता है, पदक तालिका में सेकंड नंबर पर जापान। और बात करते हैं जो 19वें एशियन गेम 2023 में होने वाले हैं, 22 का संस्करण 23 में होगा, तो वह दोस्तों चीन होंगजाओ में होने वाला है जो कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य इसी वर्ष होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे रैंक के ऊपर बात कर चुके हैं और दोस्तों यहाँ पे मोटो है जो 2023 में होने वाला है वह होगा हार्ट टू हार्ट।
चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से जो एमपी होता है, सांसद होता है, लोकसभा सदस्य बनकर गया है? तो 2022 में दोस्तों जो पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्य बनकर गया है वह अभिनेता है शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगाल की जो आसनसोल सीट है, आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा 2022 में पश्चिम बंगाल से एमपी पहुंचते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में जो माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित करने का कार्य है वो भारतीय रिजर्व बैंक, जी हाँ, आरबीआई के यहाँ पे इसको नियंत्रित करता है। और दोस्तों आरबीआई इसके साथ में जो सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को भी नियंत्रित करता है। और आरबीआई है जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एमएफआई की उधार दर और मार्जिन पर ऊपरी सीमा पर निर्धारित कर सकता है। और गैर बैंकिंग परीक्षण विभाग डीएनबीएस को नियामक के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती है एनबीएफसी के माध्यम से के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी दोस्तों आरबीआई को सौंपी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आरबीआई है माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित करता है, इसके साथ में इसके अन्य कार्य भी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों हरित क्रांति से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो हरित क्रांति सबसे पहले मैक्सिको में यहाँ पे प्रारंभ होती है। और हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग, जी हाँ, नॉर्मन बोरलॉग है, इनके द्वारा हरित क्रांति को यहाँ पे जनक के या फादर ऑफ हरित क्रांति जाने जाते हैं। और हरित क्रांति की दोस्तों 1960 में यहाँ पे आरंभ होता है और मैक्सिको में इसका आरंभ होता है। भारत में हरित क्रांति के नेतृत्व मुख्य रूप से एमएस स्वामीनाथन, जी हाँ, एमएस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यह कब 1967 से 1968, जी हाँ, 1967 से 1968 तक यहाँ पे भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। इसमें दोस्तों जो अधिक बल दिया गया वह चावल व गेहूं की अधिक उपज वाली किस्में के लिए यहाँ पे बल दिया गया है। तो आपको यह फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए बास्केटबॉल नेट? जो बास्केटबॉल खेल खेला जाता है उसमें नेट की हाइट क्या होती है? तो दोस्तों जो नेट इस प्रकार से बास्केटबॉल का लगाया जाता है उसकी हाइट कितनी होती है? तो वह दोस्तों 10 फीट होती है या 3 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से करके वह पोल से इस प्रकार से जो ऊपर लगाया जाता है बास्केट डालने का, तो उसकी हाइट कितनी होती है? तो उसकी जमीन से हाइट होती है 10 फीट कहा जाए या दोस्तों 3 मीटर उसकी हाइट होती है। तो आपको यह फैक्ट पूछा गया था। बात करते हैं वर्तमान नवंबर 2022 दिल्ली के सीएम कौन है? तो दोस्तों आप सभी को पता है लगातार 3 बार दिल्ली के सीएम बन चुके अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, जी हाँ, आप पार्टी से ये है जो दिल्ली के सीएम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो सीबीएसई दोस्तों जो अध्यक्ष है वह निधि छिब्बर है। जी हाँ, सीबीएसई की जो अध्यक्ष है वह निधि छिब्बर है। इनसे पहले दोस्तों विनीत जोशी यहाँ के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, जो अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर है। जी हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है तो वह दोस्तों विनीत जोशी है। विनीत जोशी पहले सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब दोस्तों यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बनाए गए। इसी के साथ बात करते हैं सेबी। तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। जी हाँ, माधवीपुरी बुच को भी अभी हाल ही में यहाँ पे नियुक्ति दी गई है। इससे पहले माधवीपुरी बुच से पहले जो सेबी के अध्यक्ष थे वह अजय त्यागी थे। जी हाँ, अजय त्यागी के स्थान पर माधवीपुरी बुच को दोस्तों सेबी का पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं सीबीआई की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके महानिदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल। जी हाँ, सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष व महिला साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हर शिफ्ट में जनगणना से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो आपको जनगणना तो बिल्कुल कवर करके जाना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष व महिला साक्षरता दर के बारे में बात करें तो 82.14% है। देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04%, जिनमें दोस्तों पुरुषों की बात की जाती है तो यहाँ पे 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वह केरल की है जो 93.91 93.91% साक्षरता दर है। और लक्षद्वीप में दोस्तों 92.28%, मिजोरम में 91.58% के साथ शीर्ष पर होने के द्वारा अपनी स्थिति को बनाए रखा है। 63.82% की साक्षरता दर के साथ बिहार देश, जी हाँ, बिहार जो देश यहाँ पे बिहार राज्य है जो दोस्तों साक्षरता में सबसे नीचे आता है। और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों 66.95% और राजस्थान की 67.06। तो राजस्थान भी दोस्तों तीसरे नंबर पर नीचे से आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो शुंग वंश के संस्थापक की बात की जाती है तो पुष्यमित्र शुंग। जी हाँ, पुष्यमित्र शुंग है जो कि शुंग वंश के संस्थापक है और यह दोस्तों प्रथम प्रतापी शासक भी थे। इसके अलावा दोस्तों शुंग वंश से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आगे आने वाले शिफ्टों में हर्यक वंश से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर्यक
अशोक वंश के दोस्तों संस्थापक की बात की जाती है तो बिंबिसार आता है, और ये दोस्तों इसकी राजधानी थी जो राजगृह थी। शिशुनाग डायनेस्टी के यहाँ पे संस्थापक की बात करें तो शिशुनाग है और राजधानी गिरिवज्र थी। नंद की दोस्तों नंद डायनेस्टी या नंद राजवंश की बात करें तो महापद्मानंद थे जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और मौर्य साम्राज्य, जी हाँ, मौर्य साम्राज्य से आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों चंद्रगुप्त इसके संस्थापक थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। और मौर्य संस्थापक के अंतिम शासक से क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बृहद्रथ हुआ है, हम पीछे कवर कर चुके हैं। पल्लव डायनेस्टी की जो संस्थापक की बात करें तो बप्पा देवन है जो कि संस्थापक थे और राजधानी है कांचीपुरम। जी हाँ, ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह है जो कि दोस्तों भरतनाट्यम और जो ओडिसी यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है। और सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण से भी दोस्तों सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली बन चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सागरमाला परियोजना है दोस्तों भारत में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए जो भारत सरकार के द्वारा एक पहल की गई है उसका नाम है सागरमाला परियोजना। और इसमें योजना में 12 स्मार्ट शहर को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत 8 तटीय राज्य आते हैं दोस्तों। जैसे भारत में ओवरऑल तटीय राज्य की बात की जाती है तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, चाहे दोस्तों अरब सागर से बनाते हो या चाहे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से बनाते हो, तो 9 राज्य यहाँ पे तटीय सीमा बनाते हैं। तो 8 तटीय राज्यों के लिए की गई है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो तटीय राज्यों में उड़ीसा राज्य को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बात करते हैं भारतमाला परियोजना है एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कलकत्ता में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। और यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसमें जो उम्र यहाँ पे निर्धारित की गई है वह 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा। जी हाँ, यहाँ पे 20 साल तक आपको कुछ राशि जो जमा करनी होगी, उसके बाद में आपको 18 से 40 के बीच में यदि उम्र है तो आपको दोस्तों यहाँ पे पेंशन दी जाने वाली है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सोडियम को किसमें रखा जाता है? तो दोस्तों जो सोडियम और पोटेशियम ये है यहाँ पे खुली हवा में नहीं रख सकते, ये हवा और नमी के साथ क्रिया करके विस्फोट करते हैं, तो इन्हें दोस्तों केरोसिन में संग्रहित करके रखा जाता है। जी हाँ, मिट्टी के तेल में इसको संग्रहित करके रखा जाता है। बात करते हैं सोडियम पोटेशियम जैसी धातु अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है और अगर वे खुले में रहती है तो वे दोस्तों आग पकड़ती है, तो इसलिए दोस्तों इन्हें केरोसिन में संग्रहित करके रखा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में इंडस्ट्रीज को कितने भागों में बांटा गया था? तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 के बाद जो लागू होती है वह 3 भागों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में केवल राज्य की स्वामित्व वाले उद्योग रखे गए हैं। दूसरी श्रेणी में ऐसे उद्योग जिनके लिए निजी क्षेत्र पूरक सेवाएं प्रदान करते हैं और या ये उद्योग अभी भी मुख्य रूप से राज्य की जिम्मेदारी होंगे और केवल राज्य ही नए उद्योग शुरू कर सकते हैं। और तीसरी श्रेणी में जिनको रखा गया है शेष उद्योग जो बचते हैं, जो पहली और द्वितीय श्रेणी में शामिल नहीं किए या निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं वह तृतीय श्रेणी में रखे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में के केंद्र में क्या नहीं होता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या नहीं होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन भेजा गया। तो बात करते हैं राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्रिस्टोड होता है, डीएनए होता है, मैट्रिक्स होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं आपको किस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत के संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों भारत के संविधान में जो संघवाद है वह कनाडा देश से लिया गया है। जी हाँ, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों वह भी हमारे जो लिया गया है फ्रांस से लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। न्यायपालिका किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वह इंग्लैंड से ली गई है। जी हाँ, जो न्यायपालिका है वह इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। और न्यायिक पुनरावलोकन है वह यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। रूस से क्या क्या लिया गया है उनके बारे में बात करते हैं। तो रूस से दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो कि भारत के संविधान के दोस्तों भाग 4 क में, भारत के संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े जाते हैं। जर्मनी से जो लिए गए हैं उनके बारे में बात करें तो जो आपातकाल के प्रवर्तन है आर्टिकल 108 है वह दोस्तों जर्मनी से लिया गया है। और राष्ट्र
राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां भी है जो जर्मनी के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, जो कि दोस्तों भारत की अनुसूची नंबर 8 में जो सूची है उनमें दोस्तों समवर्ती सूची का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सॉरी दोस्तों, आयरलैंड के साथ के बारे में बात करते हैं तो आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई है। ब्रिटेन से जो लिया गया है संसदनात्मक शासन प्रणाली ली गई है और एकल नागरिकता, जी हाँ, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम दोस्तों क्रिकेट का स्टेडियम है और ये कलकत्ता में स्थित है। कलकत्ता, जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में स्थित है ईडन गार्डन, जो कि दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम है। बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जी हाँ, जिसे मोटेरो स्टेडियम पहले कहा जाता था, वर्तमान में नाम बदल कर इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है और ये दोस्तों भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। साल्ट लेक स्टेडियम है जो कलकत्ता में है। ईडन गार्डन है जो कलकत्ता में है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर दोस्तों, जी हाँ, छत्तीसगढ़ रायपुर में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में है और डीवाई पाटिल स्टेडियम है जो नवी मुंबई में स्थित है। तो आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भोपाल झील या दोस्तों जिसे कहा जाए भोजताल का निर्माण किस शताब्दी में हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे भोपाल की स्थापना जो की है परमार राजा भोज ने की है। परमार राजा भोज के द्वारा भोपाल की स्थापना 1000 से 1055 ईस्वी में की गई थी और पहले इनके राज्य की राजधानी धार हुआ करती थी। जी हाँ, धार इनकी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और भोजताल का बात की जाती है तो 11वीं सदी में बनी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जी हाँ, जो 11वीं सदी में बनी सबसे बड़ी कृत्रिम झील भोजताल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, किस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध है? तो दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, जी हाँ, जो 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम आता है उसके अनुसार ही भारतीय नागरिकों को बिना लाइसेंस के दोस्तों शस्त्र व हथियार रखना, उनका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड लिंटन के द्वारा दोस्तों जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो कि 1878 में ही दोस्तों वायसराय लिंटन के द्वारा यह लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो क्वेश्चन दोस्तों भेजा गया खिलाड़ी और संबंधित खेल से संबंधित एक क्वेश्चन भेजा गया, जो प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिलने के कारण दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, बाल साहित्य पुरस्कार। तो बाल साहित्य पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हिंदी में दोस्तों 2022 में क्षमा शर्मा, जी हाँ, क्षमा शर्मा की जो लघु कथा है चुनिंदा बाल कहानियां दोस्तों, उसके लिए लघु शर्मा को प्रदान किया गया है। 2021 का नाटक में विज्ञान, जी हाँ, देवेंद्र मेवाड़ी को। 2020 में संपूर्ण बाल जो है कविताएं दोस्तों बाल स्वरूप राही को प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, चौधरी अजीत सिंह जिनका 2021 में निधन हुआ है वो किस पार्टी के संस्थापक थे? तो दोस्तों चौधरी अजीत सिंह के बारे में बात करते हैं, जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के यहाँ पे संस्थापक थे। और बातें करते हैं कि सन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों ये जो भारत के स्वर्गीय दोस्तों जो प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह, उनके दोस्तों यहाँ पे पुत्र हैं। और बात करते हैं चौधरी अजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह दोस्तों जो आरएलडी से संबंधित है और वह आरएलडी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो जयंत चौधरी, जी हाँ, जयंत चौधरी है जो वर्तमान में आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष है। और दोस्तों जो चौधरी चरण सिंह है यह भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। इनके बेटे थे चौधरी अजीत सिंह और चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं जयंत चौधरी जो वर्तमान में आरएलडी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2019 साउथ एशियन गेम कहां पर आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों जो 2019 के साउथ एशियन गेम है वह नेपाल में, जी हाँ, नेपाल की राजधानी काठमांडू, पोखरा और जंखार में, जनकपुर में दोस्तों इनका आयोजन किया गया था। फर्स्ट रैंक पर इंडिया रहता है, जिनमें दोस्तों इंडिया ने 312 मेडल जीते हैं, 175 गोल्ड है और यहाँ पे 92 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2024 के साउथ एशियन गेम जो होने वाले हैं वह लाहौर पाकिस्तान में होने वाले हैं, तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों बुद्ध चरित्र है, इसके बारे में बात करते हैं कि यह किसकी रचना है। तो बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष है और कवि अश्वघोष है जो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। जो बात क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो अश्वघोष है राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे, इनके द्वारा यहाँ पे बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी गई है। अश्वघोष की अन्य यहाँ पे कृतियों के बारे में बात करते हैं या रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो वह सौंदर्यानंद काव्य, जी हाँ, सौंदर्यानंद काव्यम
यहाँ पे है गंडी स्त्रोत गाथा और सारीपुत्र प्रकरणम। और दोस्तों अष्टदेही के लेखक की बात करें तो पाणिनि है, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त है, गीत गोविंद के जयदेव है, रामायण के दोस्तों रचयिता वाल्मीकि है, महाभारत के वेदव्यास है, विक्रमांक चरित्र के बिल्हण है, पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई है, राज तरंगिणी के कलन है, अर्थशास्त्र के चाणक्य है, हर्ष चरित्र और कादम्बरी दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, और महाभाष्य है जो कि पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। समस्त दोस्तों महाकाव्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके रचयिता कौन है। यहाँ से आने वाली शिफ्टों में 100% क्वेश्चन छपने वाले हैं, इनको बिल्कुल आप कवर करके जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एल्केन यौगिक के सूत्र से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्केन यौगिक का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कार्बन श्रृंखलाएं होती है वह 3 प्रकार से होती है। एक कार्बन श्रृंखला में दोस्तों एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, एक कार्बन कार्बन के मध्य 3 बॉन्ड होते हैं। तो इस दोस्तों जो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है इसे एल्केन कहा जाता है, और इसका जो सूत्र होता है वह CnH2n+2, जी हाँ CnH2n+2 होता है। डबल बॉन्ड को एल्कीन कहा जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। इसके अलावा बात करते हैं कार्बन कार्बन के मध्य जो 3 बंध होते हैं इन्हें एल्काइन कहा जाता है, जी हाँ एल्काइन कहा जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2 इसका फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एक कार्बन 3 हाइड्रोजन परमाणु से इस प्रकार जुड़ा रहता है, और इधर दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन इधर भी कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहेगा। अब जैसे जैसे ये बंध बढ़ता जाएगा इधर से दोस्तों यह हाइड्रोजन कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यह एल्केन कोई सूत्र होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों रूस के संविधान से जोड़े जाते हैं, और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर भारत के संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में दोस्तों कुल 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। वर्तमान में जब ये लागू किया गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य प्राप्त थे, लेकिन दोस्तों जो वर्तमान की बात करते हैं तो 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। संघ राज्य समवर्ती किस सूची में है। तो यहाँ पे दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य जो अधिकारों को उल्लेखित करती है। इसमें 3 सूचियां है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। 3 प्रकार की सूची होती है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसके बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। संघ सूची में जो कानून निर्माण का विधि निर्माण का जो कार्य होता है वह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सूची में राज्य के द्वारा किया जाता है, और समवर्ती सूची में दोस्तों केंद्र व संघ व राज्य दोनों मिलकर यहाँ पे जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट रखे गए हैं, वस्तुएं रखी गई हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे कानून बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। चांगलो डांस किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों जो चांगलो डांस है वह नागालैंड से संबंधित है। तो आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया, नागालैंड से संबंधित अन्य जो डांस है वह भी नीचे दिए गए हैं, जिनमें चांग सांग है, साउलऊ है, मोन्यू आसो है, जिसे दोस्तों फोम जनजाति के द्वारा किया जाता है, और अंगामी जनजाति के द्वारा मिलोफिटा किया जाता है। उड़हो डांस किया जाता है अंगामी जनजाति के द्वारा। रुखियो साहरू डांस किया जाता है। अंगुसु खिजलिहिली ये सोमी जनजाति के द्वारा किया जाता है, और लान्यू से खिम स्टेज जो है आखोरी खी है, और कुल्लू तीस्तेन है, यह है दोस्तों संगठन जाति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जुलाई में त्रिपुरा के लोगों के द्वारा 14 दिनों देवताओं की पूजा का कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों त्रिपुरा में 14 दिनों तक देवताओं की पूजा की जाती है, और इसे दोस्तों खर्ची पूजा कहा जाता है, और खर्ची पूजा त्रिपुरा में काफी फेमस है। जुलाई या अगस्त में अगरतला आजी जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में प्रदर्शन किया जाता है। इस त्योहार में त्रिपुरा के लोगों के राजवंश देवता बनाने वाले 14 देवताओं की पूजा शामिल होती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान समय में कौन सी ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वर्तमान समय में कौन सी ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग किया जाता है ऑयल तेल। जी हाँ, दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ऊर्जा का स्रोत है तो वह ऑयल है। जी हाँ, तेल से यहाँ पे सर्वाधिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जो वैश्विक ऊर्जा खपत का लगभग दोस्तों 39% कवर करता है। तेल है 39% कवर करता है, कोल है 28, गैस 22, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो 6% कवर करता है। नेचुरल एनर्जी है वह 4.4% कवर करता है, और जो विंड है पवन ऊर्जा से दोस्तों 0.22% कवर किया जाता है। भूतापीय बायोमास और अपशिष्ट से दोस्तों 0.4% कवर, और सोलर से 0.03% यहाँ पे सोलर से यहाँ पे जो ऊर्जा स्रोत प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री पशुपति कुमार पारस है। जी हाँ, अब यहाँ पे मंत्री से क्वेश्चन पुटअप होना चालू हो चुका है, तो आपको दोस्तों आगे आने वाली शिफ्ट में दोस्तों मंत्रिमंडल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मंत्रिमंडल को एक बार कवर करके जाइएगा। मंत्रिमंडल के साथ दोस्तों समस्त राज्यों के राज्यपाल से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीएम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यह भी आपको दोस्तों यहाँ से कवर करके जाइएगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं भारत का नवीनतम मंत्रालय कौन सा है और उस मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले भारत का नवीनतम मंत्रालय कौन सा है। जी हाँ, नवीनतम मंत्रालय कौन सा है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, एशिया में भारत की स्थिति क्या है। तो एशिया में दोस्तों बात की जाती है तो भारत की स्थिति जो है दक्षिण भाग में है। जी हाँ, दक्षिणी जो क्षेत्र आता है उसमें भारत की स्थिति है। एशिया की स्थिति दोस्तों इस प्रकार से है और अपना जो भारत आता है वह यहाँ पे इस प्रकार से आता है, यह पूरा एशिया है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये जो दक्षिण में स्थिति आती है भारत की आती है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, लाल पाल बाल का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों आप सभी को पता है गरम दल के जो संस्थापक हुआ करते थे या सदस्य थे वह लाल पाल बाल थे। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से आता है बिपिन चंद्र पाल और बाल से आता है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं लाल बाल पाल का पूरा नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो पहले खेलो इंडिया यूथ गेम थे वह 2018 में, जी हाँ, प्रथम होते हैं 2018 में दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। और बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार जहाँ पे नई दिल्ली में होते हैं। फिर बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया जाता है। और 2020 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है असम गुवाहाटी में दोस्तों 10 से 22 जनवरी के मध्य 2020 में किए गए थे। और दूसरे हरियाणा में, तीसरे दिल्ली में है और 2019 में पुणे महाराष्ट्र में किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्य में सहकारी बैंक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ऑप्शन तो प्रॉपर नहीं मिल पाए हैं, लेकिन बात करते हैं कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, 22 निजी क्षेत्र के बैंक हैं, 44 विदेशी बैंक हैं, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और 1485 शहरी सहकारी बैंक है और 96,000 ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल है। तो दोस्तों ये समस्त भारत में जो बैंकिंग प्रणाली है उसके बारे में विवरण दिया जा चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च की गई थी। तो स्टार्टअप इंडिया योजना है जो 16 जनवरी 2016 को भारत में दोस्तों स्टार्टअप को बढ़ावा देने के समर्थन करने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को ये शुरू किया गया और इसका उद्घाटन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, जी हाँ, जो भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली है, अरुण जेटली जब वित्त मंत्री रहते हैं तभी जीएसटी लागू की गई थी। और दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि दिल्ली का जो स्टेडियम है उसका नाम बदलकर वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर कर दिया गया है। जी हाँ, फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है उसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, फास्ट फूड में वसा और क्या होता है। तो फास्ट फूड में दोस्तों वसा होती है, इसी के साथ में कैलोरी, सोडियम जो कि होती है अस्वास्थ्यकर दोस्तों वसा के रूप में यहाँ पे ये पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो दोस्तों आज की शिफ्ट में हमने जितने भी क्वेश्चन मिले हैं उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पे हम 50 प्लस क्वेश्चनों का यहाँ पे एनालिसिस कर चुके हैं, जो कि दोस्तों 13 अगस्त के, जी हाँ 13 जनवरी की समस्त, जी हाँ 13 जनवरी की समस्त 4 शिफ्टों का हमने यहाँ पे रियल एनालिसिस किया है। दोस्तों हमारा सेशन थोड़ा लेट होता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि बिल्कुल एग्जाम में पूछी गई 100% रियल क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाई जाए, ताकि आपको दोस्तों किसी प्रकार की समस्या ना हो, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे आपको 100% रियल एनालिसिस मिलता है। तो दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पहनने का, तो वह सपना आपका सही समय पे साकार हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।